जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें शास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन को पढ़ना है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं की हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। सभी विषय के प्लेलिस्ट आपके बना दिए गए हैं। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए सभी चीज़ें जो है सिलेबस कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, जिसकी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाना शुरू कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंधन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, विभिन्न नोटिफिकेशंस कहाँ मिलती हैं, जानकारी कहाँ मिलती हैं, अभी आपको लेक्चर के लास्ट में बता दिया जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो लाइक अवश्य कर दिया करिए, कमेंट करके आप बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी, या कोई डाउट हो पूरा लेक्चर देखने के बाद तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी जो भी डाउट है टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, टॉपिक से रिलेटेड जो हो तो उसी चैप्टर के नीचे आप पूछ लिया करिए। बाकी जो भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सभी आप जो है डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के अर्थ की बात करें तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? वैज्ञानिक धन प्रबंध। वैज्ञानिक और प्रबंध दो शब्दों से मिलकर वैज्ञानिक प्रबंध बना हुआ है। वैज्ञानिक शब्द की अर्थ की बात करें तो वैज्ञानिक शब्द का अर्थ होता है विज्ञान से संबंधी, और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान अर्थात विशिष्ट जानकारी अथवा ज्ञान की अभिवृद्धि। प्रबंध से आशय है किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ हो जाता है विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन किसी कार्य का कहलाता है। अनुभव द्वारा सुधार व विकास करने के परंपरागत सिद्धांत गलती करो और सुधारों के स्थान पर निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंध है। परंपरागत अर्थात प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, कोई भी कार्य शुरू करते थे तो बोलते थे चलो शुरू करते हैं, इसमें हम गलती करेंगे तो सीखते जाएंगे और इसमें सुधार करते जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है, लोग वैज्ञानिक तरीके से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी भी कार्य को करने से पहले, अर्थात कोई भी कार्य करने वह जाते हैं तो वह सोच लेते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी, किस प्रकार से हम प्लानिंग करके क्या कार्य करें तो हमें सफलता मिलेगी, वह पहले ही उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। वह गलती हो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं आने देते हैं। एच.एल. पर्सन के अनुसार अगर हम देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध से आशय ऐसे संगठन तथा प्रणालियों से है जो उद्देश्य मुक्त सामूहिक प्रयासों से पूर्ण है तथा जिनका निर्माण वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर हुआ हो, न कि मनमाने तौर पर अथवा परंपरागत त्रुटि सुधार प्रणाली के आधार पर। जोम्स्की महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन के नियंत्रण एवं विधियों में एक नवीन अनुशासन प्राप्त करने के लिए नियमों का एक समूह है। F.W. टेलर कहते हैं कि यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं, प्रबंध कहलाता है। अर्थात किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो उसमें जो भी कार्य करने वाले हों वह सस्ते मिल जाएं और उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। यह कार्य कौन सरल करा सकता है, यह कार्य कौन सफल करा सकता है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुसार ही ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। H.P. केंडाल महोदय क्या कहते हैं कि प्रबंध का कुशलता के आधार पर वर्गीकरण करते हुए उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। अर्थात जो प्रबंधन है वह 3 प्रकार का H.P. केंडाल महोदय बताते हैं। पहला है अव्यवस्थित, दूसरा है व्यवस्थित प्रबंधन और तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन जो है इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है? निश्चित लक्ष्य एवं योजना। अर्थात इस प्रबंध के अंतर्गत जो लक्ष्य होते हैं, जो योजनाएं होती हैं वह निश्चित होती हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत लक्ष्यों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। यह निश्चित कर दिया जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन किस प्रकार जुटाए जाएंगे और उन्हें किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। हमने आपको सरल भाषा में पहले ही बता दिया है, जैसे कि कोई स्कूल खुलने वाला है तो उसमें कितनी क्लासेस चलेंगी। क्लासेस में अगर बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो सेक्शन हमें बनाना होगा। हर एक जानकारी, हर एक चीज़ वह पहले से डिसाइड करके रखेंगे, एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से कार्य को वह करेंगे, तो वही वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं, इन सबको एक निश्चित योजना का रूप दे दिया जाता है। जैसे स्कूल खोला गया तो उसमें जो टीचर्स आ रहे हैं अच्छे टीचर्स हों और कम दाम में वह जो है टीचिंग करें, तो ऐसे विभिन्न चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जिससे वह
अच्छे से अच्छा ज्ञान भी दे सकें और अर्निंग भी उनकी अच्छी हो सके। दूसरी क्या लाभ है, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य के लिए तथ्यों पर आधारित एक योजना होती है। वास्तव में तथ्यों का विश्लेषण करना तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग करके उनके गुण दोषों जांचना वैज्ञानिक प्रणाली यह कहलाती है। वैज्ञानिक प्रबंध में योजना का प्रायोगिक महत्व, उपयोगिता तथा उपलब्ध परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता जांचने के बाद ही योजना लागू जो है वह की जाती है। तीसरी क्या विशेषता है, नियमावली। विश्लेषण तथा प्रयोग के आधार पर उपयुक्त ठहराए गए निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। अर्थात जब वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है तो उसमें नियम बनाया जाता है और नियम के अनुसार कार्य किए जाते हैं। नियमों का पालन प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है ताकि प्रबंधकीय अनुशासन जो है वह बना रहे। जैसे स्कूल का ही एग्जाम्पल हमने लिया है तो उसी से हम समझते चलते हैं। तो उसमें मैनेजर के लिए अलग नियम होता है, उस नियम को उसको फॉलो करना होता है। प्रिंसिपल के लिए अलग, टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, विभिन्न साफ करने वाले, बिल बजाने वाले, गेट ओपन करने वाले, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर लोग वह चलते हैं, वह अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुसार चलते हैं। अगली विशेषता क्या है, वैज्ञानिक कार्यविधि। योजना के क्रियान्वयन के लिए वैज्ञानिक कार्यविधि जो है वह अपनाई जाती है। श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए वैज्ञानिक कार्यविधि विकसित की जाती है और इसके द्वारा प्राचीन परंपरागत पद्धतियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध परंपरा, अंतर्ज्ञान, अंधविश्वास पर आधारित न होकर विज्ञान पर आधारित होता है। डॉक्टर टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध जो है वह 75% विश्लेषण तथा 25% सामान्य बुद्धि एक प्रकार से इसमें लगती है। पांचवी विशेषता है मितव्ययिता। मितव्ययिता जो है वैज्ञानिक प्रबंध का आधार है। हर प्रकार के अपव्यय को दूर करने तथा उत्पादन के गैर आवश्यक तत्वों को खत्म करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन जब होता है तो हर एक चीज़ जब सिस्टमेटिक हो जाती है तो उसमें कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक लाभ कमाना या कोई चीज़ का अधिक से अधिक उत्पादन करवाना ही उसका लक्ष्य बन जाता है। छठा विशेषता है शोध में निरंतरता। वैज्ञानिक प्रबंध जो है सुधरी हुई क्रियाओं का प्रबंध में प्रयोग है, अतः इसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि समयानुसार अध्ययन किया जाता रहे। अनुसंधान और शोध की निरंतरता के बिना वैज्ञानिक प्रबंध जो है सफल नहीं हो सकता। सातवां है गतिशील प्रकृति। वैज्ञानिक प्रबंध एक गतिशील व परिवर्तनशील विचार है जिसमें विकास एवं परिवर्तन के सिद्धांत को सर्वोपरि माना जाता है। निरंतर सुधार एवं परिवर्तन के लिए जो प्रबंध तैयार नहीं है वह आज के वैज्ञानिक युग में जीवित नहीं रह सकता है। अर्थात किसी भी चीज़ के विषय में जैसे जैसे विकास हो रहा है, पहले के स्कूल आपको देखे होंगे आपने, तो उसमें नियम अलग होते थे, फिर धीरे धीरे उसमें भाषाओं का अलग अलग जो है उसमें सुधार देखने को मिला। टीचिंग जो होती है उसमें विभिन्न तरीक़ों को आजमाया गया और अच्छे तरीके से जिससे समझ में आ जाए। वर्चुअल अब चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि स्क्रीन पर हर चीज़ दिखा के एग्जाम्पल बता के समझाया जाता है। तो जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे गतिशील रूप से विकास की तरफ बढ़ता रहता है। आठवीं विशेषता है कार्यक्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य लक्षण कार्यक्षमता में वृद्धि है। समय बचाने, लागत कम करने तथा शीघ्र कार्य संपन्न करने वाली प्रणालियों के निरंतर प्रयोग से कार्यक्षमता में वृद्धि स्वाभाविक है। नवा है टीम भावना। सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास वैज्ञानिक प्रबंध का लक्षण है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध का कार्य सभी कर्मचारियों में टीम भावना उत्पन्न करना है तथा उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रेरित करना होता है। मान लीजिए कोई एक स्कूल का एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं तो उसके समझे कोई टीचर जो है वह अलग अपना एक उद्देश्य लेके चल रहा है, अलग टीचर अलग उद्देश्य लेके चल रहा है। लेकिन स्कूल में क्या होता है कि सभी टीचर जब एक ही उद्देश्य लेकर चलते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे से हर एक टॉपिक को समझाना है, अच्छे अंक से उनको पास करवाना है जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके कि उस स्कूल में लोग आएँ, तो एक टीम के अंतर्गत कोई कार्य होता है। 10वीं और अंतिम विशेषता हम आपको बताएंगे कि उत्तरदायित्व का निर्धारण इसमें पहले से किया गया रहता है। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य परिमाप निश्चित होते हैं तथा निष्पादन का समय, लागत, किस्म, अपव्यय आदि सभी पूर्व आयोजित होते हैं। अतः उत्तरदायित्व का निर्धारण अधिक निश्चितता पूर्वक किया जा सकता है।
वैज्ञानिक प्रबंध में कोई व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व तो किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता है तथा किसी को उसकी कार्यभार सीमा से अधिक उत्तरदायित्व तो नहीं संभाला जा सकता है। हमने देखा वैज्ञानिक प्रबंध को समझा, वैज्ञानिक प्रबंध के विशेषताओं को समझा, विभिन्न विद्वानों द्वारा उसकी परिभाषा को समझा। हमने पहले ही आपको बताया, कोई भी डाउट रहे पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य एवं महत्व क्या है। न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छा ने वैज्ञानिक प्रबंध को जन्म दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम लागत को यथासंभव कम करना तथा यंत्रों के अधिकतम प्रयोग को संभव बनाना है। कुमारी मैरी कुसिंग नाइल्स के अनुसार अगर हम देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध मानवीय एवं भौतिक शक्ति तथा समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके सहकर्मियों तथा समाज के मध्य संतुष्टि प्रदान करके सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। टेलर महोदय क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध इस मान्यता पर आधारित है कि श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों के हित एक हैं और दीर्घकाल में नियोक्ता की समृद्धि के बिना कर्मचारी की समृद्धि नहीं हो सकती है। श्रमिकों को इच्छित अधिक मजदूरी तथा नियोक्ता को सस्ता श्रम वैज्ञानिक प्रबंध से ही संभव है। अर्थात कोई भी कारखाने का मालिक हो वह कम से कम दाम में मजदूरों को लगाना चाहेगा और जो मजदूर होंगे उनको अधिक से अधिक जो धन चाहिए होगा उनके जीवन यापन के लिए वह उसको प्राप्त करना चाहेंगे। आगे हम देखेंगे डॉक्टर जोन्स के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य डॉक्टर जोन्स ने बताया है कि कार्य की सभी शाखाओं में अधिक दक्षता की दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करना। दूसरा है उपकरण, कच्चा माल, कार्यविधि तथा कार्य दशा में सुधार और प्रमाणीकरण करना। तीसरा है कार्य विन्यास तथा मार्ग निर्धारण, समय क्रम निर्धारण, उत्पादकीय सामग्री का आयोजन, क्रय भंडारण तथा लेखा विधियों में सुधार करना। चौथा है संस्थाओं तथा शाखाओं में समन्वय के अधिक अवसर उपलब्ध करना और उन पर पर्याप्त नियंत्रण रखना जिससे कार्य विलंब, त्रुटियों, दुर्घटनाओं तथा कार्य के प्रति उपेक्षा की मात्रा कम हो सके। पांचवी बात करें तो पांचवा है सामयिक शिक्षण, निरंतर मार्गदर्शन और तत्काल पुरस्कार की व्यवस्था करना। छठा है अनुमान और पूर्व धारणाओं के आधार पर बने हुए नियमों के बदले तथ्यों तथा विश्लेषण के आधार पर नियम बनाना। सातवां है विशेषज्ञ तथा सलाहकार व्यवस्था द्वारा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र को सीमित करना। आठवां है श्रमिकों को अत्यधिक कार्यभार, थकान अथवा दुर्घटनापूर्ण कार्यों से सुरक्षित करना। नौवां है श्रमिकों की योग्यता के अनुसार काम उपलब्ध कराना, उन्हें प्रशिक्षण द्वारा उन्नति के अवसर प्रदान करना और कार्यक्षमता में वृद्धि करना। 10वां है श्रम और पूंजी में समन्वय स्थापित करना। टेलर के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्पादन में जो कमी होती है वह किन कारणों से होती है, तो सबसे पहला कारण है श्रमिकों में स्वभावतः काम करने की प्रवृत्ति अर्थात स्वाभाविक ढिलाई आ जाती है। दोषपूर्ण संगठन में कम काम होता है अर्थात व्यवस्थित ढिलाई इसमें देखने को हमें मिलती है। उन्होंने प्रबंध की अकुशलता के भी 2 कारण बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कार्य कितने समय में होना चाहिए उसका ज्ञान उन्हें नहीं है अर्थात समय का निर्धारण वह नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिक विधि का ज्ञान उन्हें नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध से ये सभी दोष एवं अपव्यय समाप्त हो जाते हैं तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन इसमें होता है। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित करने एवं लक्ष्यों की पूर्ति के उपाय जो है इस हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वह यहाँ पर होता है समाप्त। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आप जान लीजिए। ये जो चैनल है टेलीग्राम, इस पर विभिन्न नोटिफिकेशंस आपको दिए जाते हैं, कब क्लासेस चलेंगी, कब आपके एग्जाम होंगे, टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्कशन ग्रुप जो है इसमें आप आपस में बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पर जो है डिस्कशन कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। नंबर पर मैसेज करेंगे, आप बताएंगे सर हमें इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, तो आपको मात्र 25 रुपये में किसी भी एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स विद सॉल्यूशन और साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी नोट्स मिल जाएंगे और PDF के नोट्स भी आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिए, आप जुड़ जाइए ग्रुप से, आपको वहाँ सभी नोट्स मिल जाएं। बाकी चैनल पर बने रहें जिससे आपको क्लासेस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं क्लास आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।